गुड मॉर्निंग गाइस। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में थ्योरी का पहला पॉइंट दे रखा है टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू वर्किंग कैपिटल को अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल ऑफ करंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्किंग कैपिटल को हम अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब एक तरह से मिनिमम वर्किंग कैपिटल, जिससे कम वर्किंग कैपिटल हमारी नहीं होगी। Over and above permanent working capital is called temporary working capital. Significance of adequate working capital. Working capital should be adequate, ना तो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा और ना कम। अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है, इट मीन्स देर इज आइडल फंड, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी और उससे आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से कम है तो बिजनेस में रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो जाएगी। आप पेमेंट करने में हो सकता है डिले करो, इससे आपकी गुडविल खराब होगी और बिजनेस में रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। सो वर्किंग कैपिटल शुड बी एडुकेट। वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये कौन कौन से फैक्टर से डिसाइड होती है, कौन कौन से डिटर्मिनेंट है वर्किंग कैपिटल की साइज को डिसाइड करने के लिए। फर्स्ट, इन्वेंट्री लेवल। जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करोगे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, और कम अगर कम रिक्वायरमेंट, अगर आप कम इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करोगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम। ज़्यादा क्रेडिट सेल्स करोगे तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, कम क्रेडिट सेल्स करोगे तो वर्किंग कैपिटल कम। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के ऑप्शन कितने? हमें लगता है कि अगर हमें कभी भी इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट हुई तो हम फटाफट से कैश को अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के तो आप वर्किंग कैपिटल कम मेंटेन करोगे, बट अगर आपके पास बहुत कम ऑप्शन है या है ही नहीं तो आप ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करोगे। बिजनेस का नेचर, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा, ट्रेडिंग में उससे कम और सर्विस सेक्टर में सबसे कम। मार्केट की कंडीशन, मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो स्टॉक लेवल ज़्यादा होगा, डेटर्स ज़्यादा होंगे, मतलब वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। और अगर मार्केट में बहुत कम डिमांड है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम। टेक्नोलॉजी में चेंज कैसे होते हैं? टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर कम चेंज होते हैं तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी कम होगी। आपकी एफिशिएंसी कितनी है, बिजनेस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, डेटर्स से कलेक्शन करने में आप कितने फास्ट हो, आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है, इन सब पर डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी डाउन है तो आपको रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी। प्राइस लेवल अगर फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस लेवल चेंज होते हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा, इन्फ्लेशन कम है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम। वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसके लिए तीन अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच एग्रेसिव। एग्रेसिव अप्रोच का ये कहना है कि वर्किंग कैपिटल में आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना है। इसका फायदा क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा, मगर इसका नुकसान क्या? रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, हाई रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। कंजर्वेटिव अप्रोच का कहना है कि वर्किंग कैपिटल में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। इसका फायदा क्या? रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी बहुत कम, बट इसका नुकसान क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा, मतलब बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम। मॉडरेट, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव के बीच की अप्रोच। ट्रेजरी मैनेजमेंट। ट्रेजरी मैनेजमेंट की मीनिंग, इट इज डिफाइंड एज द कॉर्पोरेट हैंडलिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल मैटर, द जनरेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंड फॉर द बिजनेस, management of currency and cash flow, and the complex strategy
पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंसिंग। बेसिकली ये कैश मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, बैंकिंग, इन सारे काम को मैनेज करता है। गोल क्या? इसका गोल है मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन कैश, मिनिमाइज इंटरेस्ट कॉस्ट, आइडल फंड नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट की कॉस्ट भी कम होगी, मोबिलाइज मैक्सिमम कैश, और लास्ट इफेक्टिव डीलिंग इन फॉरेक्स मार्केट, मनी एंड कमोडिटी मार्केट। इस डिपार्टमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं? ये कैश मैनेजमेंट करता है, करेंसी मैनेजमेंट, अगर आपका फॉरेन करेंसी से डील होता है तो करेंसी मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट करता है, बैंकिंग का काम देखता है, और कॉरपोरेट फाइनेंसिंग के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कॉरपोरेट फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, इन सब में ये डिपार्टमेंट डील करता है। कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट का मतलब है इनफ्लो को मैनेज करना, आउटफ्लो को मैनेज करना, और कैश बैलेंस को मैनेज करना। ऑब्जेक्टिव क्या? प्रोवाइड एडुकेट कैश टू ईच यूनिट, नो आइडल फंड और सरप्लस फंड का इन्वेस्टमेंट। कैश की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? वाई वी नीड कैश? हमें कैश क्यों चाहिए? पहला पर्पस, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। हमें पेमेंट करने होते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करना होता है, वर्कर को पेमेंट करना होता है, एम्प्लॉय को पेमेंट करना होता है, हमें बहुत सारे पेमेंट करने होते हैं, इस कारण से हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांजैक्शन करने के लिए। सेकंड, स्पेकुलेटिव नीड, किसी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने के लिए हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप एक रॉ मेटेरियल को यूज करते हो, और मान लो अभी उसकी रॉ मेटेरियल की जो मार्केट में रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है, आपको पता है इससे कम होनी नहीं है, इससे ज़्यादा ही रॉ मेटेरियल की रेट होनी है। तो अगर आपके पास कैश बैलेंस है, एक्स्ट्रा फंड है, तो आप हो सकता है एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ रॉ मेटेरियल को परचेज करके रख दो। तो किसी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने के लिए हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है। सरप्लस, और फिर देर का प्रिकॉशनरी नीड, प्रिकॉशन पर्पज के लिए, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की सेफ्टी के लिए हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो तीन पर्पज है, ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेटिव और प्रिकॉशनरी। कैश बजट पर्पज क्या? हमने कैश बजट बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। सरप्लस कैश को इंडिकेट करता है, कैश की शॉर्टेज को इंडिकेट करता है, मेंटेन ऑप्टिमम बैलेंस, अवॉइड एक्सेस एंड शॉर्टेज ऑफ कैश। ठीक है। मेथड, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड जो हम करते हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड ही है। एडजस्टेड इनकम मेथड, एडजस्टेड इनकम जिसको कैश फ्लो मेथड भी आप कह सकते हो, उससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एंड थर्ड इज एडजस्टेड बैलेंस शीट मेथड। इस मेथड में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम सारे जो लाइबिलिटीज है, सारी एसेट्स लिख देते हैं कैश को छोड़ के, और कैश को कैलकुलेट करते हैं बैलेंसिंग फिगर। ऐसे भी हम कैश का बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीन तरीके हैं, जैसे वैसे हमने तो जो क्वेश्चन किया उसमें पहला तरीका ही है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। मेथड फॉर एक्सेलरेटिंग कैश कलेक्शन, कैश का कलेक्शन फास्ट करने के लिए क्या क्या तरीके काम ले सकते हैं। पहला, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है? मेंटेन नंबर ऑफ कलेक्शन सेंटर इन डिफरेंट रीजन इंस्टेड ऑफ वन कलेक्शन सेंटर सो फास्ट कलेक्शन इज पॉसिबल। कलेक्शन सेंटर आप अलग अलग जगह पर अलग अलग बना दो जिससे कि फास्ट कलेक्शन हो सके। कलेक्शन सेंटर डिपॉजिट ऑल कलेक्शन इन बैंक अकाउंट विच इज फाइनली ट्रांसफर टू सेंट्रल बैंक अकाउंट। ये सिस्टम हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। सेकंड होता है लॉक बॉक्स सिस्टम। द कंपनी रेंट द लोकल पोस्ट ऑफिस बॉक्स and authorize its bank in each location to pick up remittance in the box. Customer are billed with instruction to mail their remittance to the local box. मतलब मान लो मैं X सिटी में रहता हूँ और मेरा कस्टमर जो है वो Y सिटी में रहता है। मैंने उसको मान लेते हैं 5 लाख रुपए की सेल की। अब वो मुझे पेमेंट के लिए चेक सेंड करता है, तो वो जो चेक सेंड करेगा, मैंने क्या किया, मैं एक्स सिटी में रहता हूँ, मैंने यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस है उसमें एक पोस्ट बॉक्स किराए पर ले लिया, पोस्ट बॉक्स। और मेरे जो कस्टमर है उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप मुझे जो चेक भेजो वो मेरे एड्रेस पर मत भेजो, मेरे पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट बॉक्स किराए पर ले रखा है, आप मेरे को चेक उसी पोस्ट बॉक्स के एड्रेस पर भेज दो। तो जैसे ही वाई सिटी से वो मेरा कस्टमर चेक सेंड करेगा, वो चेक सेंड करेगा पोस्ट बॉक्स वाले एड्रेस पर।
अब मैं मेरे बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप क्या कीजिए, हर रोज या एक टाइम पीरियड से मेरे पोस्ट बॉक्स को आप चेक करते रहो, जैसे ही इसमें चेक आता है आप ले जाके उसको मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा दो। थोड़ा सा कलेक्शन का टाइम जो 2-4 दिन का बेनिफिट इससे हो सकता है। The company ran the local post box office and authorized the bank in each location to pick up remittance in the box. Customers are billed with instruction to mail their remittance to their local box. The bank pick up the mail several times a day. हो सकता है एक दिन में कितनी बार, या हो सकता है 2-3 दिन में एक बार, जैसा भी हमारी रिक्वायरमेंट है। And deposit the check in the company account. It eliminates the time between the receipt of remittance by the company and deposited in the bank. Otherwise क्या होगा, वो चेक हमें मिलेगा, फिर हम उसको बैंक में ले जाके डिपॉजिट करेंगे, तो वो जो टाइम पीरियड का हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। फ्लोट विथ रेफरेंस टू कैश कलेक्शन। कैश कलेक्शन में फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है टाइम गैप कि हमने जहां से पेमेंट, जैसे अभी मैंने बताया एक्स और वाई, तो वाई सिटी में मेरा कस्टमर रहता है और मैं एक्स सिटी में रहता हूं, तो वो यहां से जब चेक भेजेगा और मुझे मिलेगा और मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा, तो उसके यहाँ से पेमेंट करने की डेट और बैंक में मुझे वो पेमेंट जब अवेलेबल होगा पेमेंट करने के लिए, उसकी डेट में जो गैप होता है उसको हम फ्लोट पीरियड कहते हैं। फ्लोट पीरियड को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ कि फ्लोट पीरियड क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रहता हूँ जोधपुर में और मेरा कस्टमर रहता है जयपुर में। मैंने 5 लाख रुपए का गुड सेल किया मेरे कस्टमर को, और ये मैंने सेल किया 1 जनवरी को, और ये मैंने सेल किया कैश बेसिस पे, ठीक है, मतलब कैश सेल्स किए मैंने जोधपुर से जयपुर। 1 जनवरी को उसको मैंने गुड सेंड किया, तो कैश सेल से तो 1 जनवरी को मेरे को पेमेंट मिल जाना चाहिए, मगर पेमेंट मुझे 1 जनवरी को अवेलेबल नहीं होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 1 जनवरी को, अगर 1 जनवरी की कैश सेल्स है तो 1 जनवरी को पेमेंट मिलना चाहिए, बट जनरली ऐसा होता नहीं है कि 1 जनवरी को आपने कैश सेल्स की और 1 जनवरी को पेमेंट मिल गया। अब कैसे होगा? मैंने यहाँ से गुड्स सेंड कर दिया, जयपुर की पार्टी को गुड्स मान लो उसी दिन मिल गया 1 जनवरी को। जनरली ऐसा होता है कि जब हम किसी को गुड्स सेल करते हैं तो बिल साथ में नहीं बनता, मतलब इनवॉइस साथ में नहीं भेजते। वो उसको बिल, वो जो गुड्स उसको मिलेगा वो चेक करेगा, एवरीथिंग इज ओके, वो हमें इन्फॉर्म करेगा, फिर हम बिल बनाकर भेजेंगे। जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूँगा हमेशा ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। तो 1 जनवरी को मैंने गुड्स सेंड किया, मगर पेमेंट मुझे 1 जनवरी को नहीं मिला। इवनिंग में उसको मटेरियल मिल गया, उसने चेक किया, उसने कहा ठीक है, और उसने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी कि एकदम ठीक है, आप बिल बनाकर भेज दो। मैंने बिल बनाया 2 तारीख को, मैंने बिल कब बनाया? 2 तारीख को बिल बनाया है। अब वो इनवॉइस में क्या करूंगा, उसको सेंड करूंगा बाय कोरियर, मैं उसको सेंड करूंगा, वो जयपुर उसको मिलेगा। जब उसको वो मिलेगा, वो क्या करेगा, उसके बाद में वो उसका चेक बनाएगा और चेक बनाकर मुझे भेजेगा। कैश सेल्स में कैश तो भेज नहीं सकता वो बाय कोरियर से, वो क्या करेगा, उसको वो कोरियर, मैं इसको यहाँ से भेजूंगा 2 तारीख को बिल, उसको मिलेगा कोरियर, वो उसका चेक बनाएगा और चेक बनाकर वो मुझे सेंड करेगा। मान लो इसमें 4 तारीख मुझे वो वापस कब मिला चेक? 4 तारीख को। 2 तारीख को मैंने उसको बिल भेजा, उसको 3 तारीख को मिला, उसने 3 तारीख को इमीडिएटली चेक बनाया और मुझे भेजा 4 तारीख को। 4 तारीख को मुझे मिला है, मुझे मिला, हो सकता है उसमें मुझे इवनिंग तक वो चेक मिला। अब बैंक में तो डिपॉजिट हो नहीं सकता वो इवनिंग में चेक, तो मैंने नेक्स्ट डे 5 तारीख को बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया 5 लाख रुपए का, मगर अभी तक भी वो मुझे पैसे मिले नहीं है, क्योंकि वो चेक जाएगा क्लियरिंग में। वो क्लियरिंग से चेक क्लियर होके 7 जनवरी को वो मुझे पेमेंट अवेलेबल होगा 5 लाख रुपए। मतलब 1 तारीख को कैश सेल्स की हुई, बट पेमेंट कब मिल रहा है? 7 जनवरी को। 7 डेज का ये जो टाइम पीरियड, इट इज कॉल्ड फ्लोट पीरियड। ये फ्लोट पीरियड टोटल 4, हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1 जनवरी से 2 जनवरी, इसको हम कहते हैं बिलिंग फ्लोट, मतलब बिल बनाने में जो टाइम लगा, बिलिंग फ्लोट। 2 जनवरी से 4 जनवरी बिल मैंने वहां भेजा, वहां से उसने चेक भेजा, इसको कहते हैं मेलिंग फ्लोट,
मेलिंग फ्लोट। फिर 4 तारीख को मुझे चेक मिला बट मैंने उसको बैंक में जमा कराया 5 तारीख को, इसको कहते हैं चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। और 5 तारीख से 7 तारीख का जो टाइम है वो बैंक ने क्लियरिंग में लिया, इसको कहते हैं बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट, बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। एक दिन बिलिंग फ्लोट, 2 दिन मेलिंग फ्लोट, 1 दिन चेक प्रोसेसिंग फ्लोट और 2 दिन बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। ये टोटल हो गया फ्लोट पीरियड 6 दिन का, राइट, 7 दिन का। तो ये जो यहां पर ये इसी के बारे में दे रखा है। सबसे पहले बिलिंग फ्लोट, टाइम बिटवीन सेल एंड मेलिंग ऑफ द इनवॉइस। मेल फ्लोट, टाइम व्हेन ए चेक इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द चेक बाय रिसीवर एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक। एंड लास्ट बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट, टाइम बिटवीन डिपॉजिट ऑफ चेक इनटू द बैंक एंड एक्चुअल क्रेडिट इन अकाउंट। हाँ, जरूरी नहीं कि सारे के सारे फ्लोट होंगे ही होंगे, हो सकता है हमने मटेरियल जब सेंड किया उसके साथ ही बिल भेज दिया तो बिलिंग फ्लोट नहीं होगा। हो सकता है जिस दिन हमें चेक मिला हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया तो चेक प्रोसेसिंग फ्लोट नहीं होगा। मतलब ये फ्लोट पीरियड टोटल मैक्सिमम 4 टाइप का हो सकता है, बिलिंग फ्लोट, मेलिंग फ्लोट, चेक प्रोसेसिंग फ्लोट और बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट, राइट। वर्चुअल बैंकिंग जो आज के टाइम में होती है, आज के टाइम में सब वर्चुअल बैंकिंग होती है, ऑनलाइन बैंकिंग। Virtual banking denote the provision of banking and related services through extensive use of information technology without direct recourse to the bank by the customer। बैंक जाने की जरूरत नहीं, बैंक में डिपॉजिट कराना है, बैंक से विड्रॉ, मतलब आपको चेक जमा कराना है। आज के टाइम में ये सारे सिस्टम बहुत कुछ कम हो गए क्योंकि अब तो डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्ट बैंक से किसी को हम पेमेंट कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे मोबाइल से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से डायरेक्टली पेमेंट होता है। ये सारा सिस्टम क्या है? वर्चुअल बैंकिंग। आजकल तो बहुत सारे सिस्टम है, गूगल पे है ना, फोन पे, बहुत सारे सिस्टम है, पेमेंट आ भी सकता है और आराम से जा भी सकता है। एडवांटेज, कॉस्ट लो है, बैंक आने जाने की जरूरत नहीं। इंक्रीज स्पीड, फास्ट स्पीड, 5-10 मिनट में ट्रांसफर हो जाता है। लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ब्रांच, ब्रांच में भी कस्टमर जब ज़्यादा नहीं आते हैं तो ब्रांच को चलाने का खर्चा भी कम हो जाता है, कम स्टाफ से भी काम बैंक का चल सकता है। रेंज ऑफ सर्विसेज अवेलेबल, आप देखते ही हो बहुत सारे टाइप के सर्विसेज अवेलेबल है और फास्ट ट्रांजैक्शन होता है। ये थियोरी के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है वर्चुअल बैंकिंग, क्योंकि आज के टाइम में अभी ये प्रेजेंट में चल रहा है, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। कैश मैनेजमेंट मॉडल, कैश बैलेंस कितना रखना चाहिए, कैश बैलेंस ज़्यादा रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या होना चाहिए, इसके लिए कुछ मॉडल बने हुए और ये थियोरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैश मैनेजमेंट मॉडल। पहला मॉडल दे रखा है विलियम जे बॉमल मॉडल। विलियम जे बॉमल ये वही पर्सन है जिसे EOQ मॉडल बनाया था, और हमने जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे तब हमने कैश मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन भी किया था बॉमल मॉडल का, EOQ मॉडल पर बेस्ड था। According to model, optimum cash level is that level of cash where the carrying cost and transaction cost are minimum। वहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी और कैरिंग कॉस्ट पर कैरिंग कॉस्ट थी। कैरिंग कॉस्ट रेफर टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू कैश। इट इज सेम एज EOQ मॉडल इन कॉस्टिंग, इट इज सेम एज EOQ। हमने इसका एक क्वेश्चन भी किया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कैश मैनेजमेंट की हेडिंग में, वर्किंग कैपिटल चैप्टर में। मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल, मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल क्या है? इस मॉडल ने बताया कि आपको कैश बैलेंस कितना रखना है, कब सिक्योरिटीज खरीदनी है, कब सिक्योरिटीज बेचनी है। मिलर और मॉडल ने कैश की 3 लिमिट बताई, एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट और एक रिटर्न लिमिट। अपर लिमिट का मतलब है कैश बैलेंस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लोअर लिमिट का मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, और R है एवरेज लिमिट। मान लो ये है टाइम और ये है कैश बैलेंस। मान लो आज आपका कैश बैलेंस यहाँ पर है, अब कैश बैलेंस तो चेंज होता रहता है, यहाँ कैश बैलेंस का मतलब इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस है, तो कैश बैलेंस चेंज होता रहता है। जैसे ही कैश बैलेंस अपर लिमिट को टच करे या अपर लिमिट को क्रॉस कर जाए या बराबर आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना है कि आप अपर लिमिट से कहाँ आ जाओ, आप
अपर लिमिट से रिटर्न लिमिट पे आ जाओ। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, परचेज इन्वेस्टमेंट, आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपर लिमिट से कहाँ आ जाओगे, सीधा रिटर्न लिमिट पे। ठीक है, आपका जैसे ही कैश बैलेंस लोअर लिमिट को टच करे, आपको इन्वेस्टमेंट को सेल करना है, और इतना सेल करना है कि आपका कैश बैलेंस रिटर्न लिमिट पे आ जाए। जब तक बैलेंस अपर और लोअर के बीच में चलता रहे, तब तक आपको ना तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदनी है और ना बेचनी है। जैसे अपर लिमिट पे जाए, मतलब आपके पास कैश बैलेंस एक्सेस हो रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है कि अपर लिमिट से रिटर्न लिमिट पे आ जाओ। ये जो रिटर्न है मतलब एवरेज लिमिट पे आ जाओ। और जैसे ही कैश बैलेंस लोअर लिमिट को टच करे या उससे भी नीचे चला जाए, तो आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेचनी है, और इतना बेचना है मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कि आपका कैश बैलेंस रिटर्न लिमिट पे आ जाए। जब तक अपर और लोअर के बीच में कैश बैलेंस चलता रहे, आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना तो करना है ना इन्वेस्टमेंट को बेचना है। राइट, इट इज मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। राइट, the model is designed to determine the time and size of transfer between an investment account and cash. Three limits are fixed: upper limit, lower limit and return limit. When cash balance reach the upper limit, the transfer of cash equal to upper minus return limit is transferred to investment account. When it touch lower limit, it transfer of cash equal to return limit minus lower limit is transferred from investment account to cash invest. मतलब इन्वेस्टमेंट को आपको बेचना है जिससे कि पैसे आ जाए, और जैसे अपर लिमिट पे जाए इन्वेस्टमेंट को खरीदना है जिससे कि कैश बैलेंस कम होकर रिटर्न लिमिट पे आ जाए। इट इज मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल, और ये थियोरी के हिसाब से दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो उसमें सिक्योरिटीज कौन सी परचेज करनी है, उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल सेफ्टी, वो सिक्योरिटी जिसमें कम से कम रिस्क हो, मैच्योरिटी जिसको आप कभी भी बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सको, लो मैच्योरिटी पीरियड हो, एंड मार्केटेबिलिटी, लिक्विड होना चाहिए और मार्केटेबल होना चाहिए। डेवलपमेंट इन कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में अभी बहुत सारे डेवलपमेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो मैंने आपको बताया, ये गूगल पे वगैरह सारे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ही है। राइट, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम होता है, तो आप अपने बैंक अकाउंट से कहीं पे भी हाथों हाथ कैश ट्रांसफर कर सकते हो, कहीं से भी पेमेंट मंगा सकते हो। It is transfer of fund electronically. It help customer into instant updation of account, quick transfer of fund, instant information about foreign exchange rate. जीरो बैलेंस अकाउंट, आजकल ये वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को भी, बहुत सारी जो बैंक है वो ये फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, जीरो बैलेंस वाला। In this system, every day the firm total the check presented for payment against the account. The firm transfer the balance amount of cash in the account, if any, for buying marketable securities. In case of shortage of cash, the firm sell the marketable securities. मतलब आपका जो बैलेंस है बैंक का, यहाँ जीरो बैलेंस रहेगा, बैंक का जो बैलेंस है वो जीरो रहेगा, और ये कनेक्टेड रहेगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज से। जैसे इसमें पैसा आएगा, ये हाथों हाथ यहाँ चला जाएगा, मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर पेमेंट के लिए कोई चेक आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज सेल होकर हाथों हाथ पैसा यहाँ पर आ जाएगा। उतना ही पैसा यहाँ पर आएगा जितना कि पेमेंट करना है, मतलब बैंक का बैलेंस जीरो, जैसे ही पैसा आया पेमेंट नहीं करना है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट, और जैसे ही पेमेंट के लिए कोई चेक आया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज सेल होकर पेमेंट बैंक अकाउंट में आ गया, उतना ही बैंक अकाउंट में पेमेंट आया जितना पेमेंट करना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, जीरो बैलेंस के बेस पर चलता है। पेटी कैश इम्प्रेस्ड सिस्टम। कंपनी एस्टिमेट नेक्स्ट वीक एक्सपेंसेस एंड कीप सेपरेटली फॉर मेकिंग पेटी एक्सपेंसेस। आप लोगों ने 11-12 में अकाउंट्स में ये पढ़ा भी है, पेटी कैश बैलेंस सिस्टम। अगेन इन नेक्स्ट वीक एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एंड केप्ट सेपरेटली। इट विल हेल्प मैनेजमेंट इन मैनेजिंग पेटी कैश एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेरी कैश सरप्लस। इट कैन बी प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टेड इनटू शेयर ऑफ ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी मतलब जो बहुत अच्छी कंपनियां, जैसे मारुति कंपनी है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी है, जैसे एसबीआई अकाउंट है, एसबीआई का शेयर है, ये सारी ब्लू चिप कंपनीज है जिनके शेयर में आप इन्वेस्ट कर दो अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो, सरप्लस फंड है तो। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद बैंक, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ये सब मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेरी। आपके पास जैसे मान लो सपोज आज 5 लाख रुपए का बैलेंस है और आपको पता है कि 3 दिन तक ये पैसा यूज आने वाला नहीं है, तो कम से कम आप 3 दिन के लिए उसको इन्वेस्ट कर दो।
3 दिन का जो रिटर्न मिलेगा वो आपके रिटर्न में ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये कहता है कि टेम्परेरी अगर कुछ कैश सरप्लस है तो आप उसको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां से वापस आप फटाफट से कैश को विड्रॉ कर सको। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो खूब सारे एडवांटेज है। सेविंग ऑफ टाइम, डिक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट, लेस पेपर वर्क, एक्यूरेसी, कंट्रोल, आपके पास खुद के पास रहता है कंट्रोल, फास्ट ट्रांसफर ऑफ फंड, फंड अवेलेबल वेर एवर रिक्वायर्ड, वेन एवर रिक्वायर्ड, या वेर एवर रिक्वायर्ड, जहां पर भी चाहिए वहां फंड अवेलेबल है। नो आइडल फंड, फास्ट रिकंसिलेशन, डिटेक्शन ऑफ बुक कीपिंग एरर, अर्न इंटरेस्ट, ये सब इसके बेनिफिट है इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट के। रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, एस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? क्रेडिट पॉलिसी, जिसमें क्रेडिट पीरियड कितना देना है, डिस्काउंट देना है नहीं देना है, इन सब को हम कंसिडर करते हैं। क्रेडिट एनालिसिस करना, किस कस्टमर को सेल करनी है, कितनी रिस्क है उनको सेल करने में, इन सब का एनालिसिस होता है क्रेडिट एनालिसिस। एंड कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल, इट इंक्लूड कलेक्शन पॉलिसी, कलेक्शन कैसे करना है, ये सब कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल में इंक्लूड होते हैं। मतलब रिसीवेबल मैनेजमेंट में हम 3 पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी को, क्रेडिट एनालिसिस को और कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल्स को। हमने इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी किए हैं क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल्स, ये वैसे मैंने आप लोगों को बताया भी है। रिसीवेबल्स मतलब अगर एक कंपनी क्रेडिट सेल्स करती है तो क्या क्या कॉस्ट आ सकती है, जो डेटर की कॉस्ट भी, जिसको हम डेटर की कॉस्ट भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटेड टू डेटर, कलेक्शन कॉस्ट, बैड डेट्स, डिस्काउंट, ये सब हम प्रैक्टिकल में पढ़ चुके हैं। फैक्टर डिटरमाइनिंग साइज ऑफ रिसीवेबल, एक बिजनेस के डेटर्स ज़्यादा होंगे कम होंगे, ये कौन कौन से फैक्टर से डिसाइड होता है। इफेक्ट ऑफ क्रेडिट ऑन सेल्स, क्रेडिट देने का इफेक्ट क्या सेल्स पर पड़ता है, मतलब अगर हम क्रेडिट दें तो क्या इससे सेल्स बढ़ती है या वैसी रहती है जो कैश सेल्स की सिचुएशन में, तो फिर क्रेडिट देने का मतलब क्या। अगर क्रेडिट सेल्स का इफेक्ट है, क्रेडिट देने से, क्रेडिट पीरियड देने से अगर सेल्स बढ़ती है तो हम क्रेडिट सेल्स करेंगे, अदरवाइज हम क्रेडिट सेल्स नहीं करेंगे। क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट टर्म्स क्या है, ज़्यादा की क्रेडिट पीरियड देते हैं कम क्रेडिट पीरियड देते हैं, उससे डिपेंड करता है, उस पर, उससे साइज ऑफ रिसीवेबल पर इफेक्ट पड़ता है। डिस्काउंट ज़्यादा देंगे तो क्रेडिट सेल्स ज़्यादा होगी तो डेटर्स ज़्यादा होंगे। पॉलिसी ऑफ सेलेक्टिंग डेटर, अगर हम बहुत टाइट पॉलिसी, हम हर किसी को उधार नहीं देते तो हमारे डेटर्स कम होंगे। अगर हम हर किसी को उधार देते हैं, वो हमारे जो क्रेडिट टर्म्स है वो बहुत लिबरल है, तो उस सिचुएशन में हमारी क्रेडिट सेल्स ज़्यादा होगी और हमारे डेटर्स भी ज़्यादा होंगे। कलेक्शन पॉलिसी, अगर हम कलेक्शन में बहुत टाइट है, फास्ट कलेक्शन करते हैं और अगर टाइम पर कलेक्शन नहीं आता तो हम एक्शन भी लेते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे डेटर्स कम होंगे। बट अगर हम कलेक्शन में बहुत लिबरल है तो हमारे डेटर्स भी ज़्यादा होंगे। प्लेजिंग, इट इज़ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, lender scrutinizer the quality of debtors, select account receivable, create lien on collateral and fix the percentage of financing receivable. It is easy and flexible but its cost is high. एक तरह से लोन लेना, जैसे हम मोर्टगेज लोन लेते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टी को हम गिरवी रखते हैं और उस पर लोन लेते हैं। सेम उसी तरीके से होता है प्लेजिंग, कि हमने डेटर को गिरवी रखा और उस पर हमने लोन लिया, बट इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो बहुत हाई होती है, जनरली हाई होती है। फैक्टरिंग, हम इसको प्रैक्टिकल भी पढ़ चुके हैं। फैक्टरिंग, इट इज़ आउटराइट सेल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल टू ए फैक्टर और ए फाइनेंसिंग एजेंसी, हम इसमें कलेक्शन करने का काम ही किसी और आउटसाइडर एजेंसी को प्रोवाइड कर देते हैं। ए फैक्टर इज ए फर्म दैट एक्वायर द रिसीवेबल ऑफ अदर फर्म, वो हमारे रिसीवेबल को एक्वायर करती है, रिसीवेबल से कलेक्शन करती है। उसमें फैक्टर बैड डेट्स की रिस्क ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। द फैक्टर एजेंसी बियर द राइट ऑफ कलेक्शन एंड सर्विस अकाउंट फॉर ए फी। इन नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग द फैक्टर बियर द लॉस ऑफ बैड डेट्स, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में वो बैड डेट्स की रिस्क लेता है और इन रिकोर्स फैक्टरिंग में फैक्टर बैड डेट्स की रिस्क नहीं लेता। मतलब फैक्टरिंग के एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन रिकोर्स और एक होता है रिकोर्स। नॉन रिकोर्स में बैड डेट्स की रिस्क लेता है, रिकोर्स में बैड डेट्स की रिस्क नहीं लेता। री इंजीनियरिंग रिसीवेबल प्रोसेस,
Re-engineering is a fundamental rethink and redesign of business process by incorporating modern business approach. It includes centralization of high nature transaction, or second, alternative payment strategy. Provide customer to different payment mode like direct debit to their account, integrated voice response, collection by third party, लॉक बॉक्स प्रोसेसिंग, पेमेंट वाया इंटरनेट एटसेट्रा। मतलब डेटर से रिलेटेड बहुत सारे तरह के आजकल हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है जिससे कि उनसे कलेक्शन बहुत फास्ट किया जा सकता है। इसमें एक तो दे रखा है सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं उसका हम सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं। बड़े ट्रांजैक्शन के लिए हम उसका पेमेंट कैसे आएगा, उन ट्रांजैक्शन को करना है नहीं करना है, उसका डिसाइड करने का काम सेंट्रलाइज कर देते हैं। एक डिपार्टमेंट उसके लिए फिक्स कर देते हैं, वो डिपार्टमेंट ही उसके लिए डिसीजन लेता है कि हमें ये बड़े ट्रांजैक्शन करने हैं या नहीं करने, उनसे कलेक्शन कैसे करना है, वो पूरा डिपार्टमेंट उसी के लिए बनता है जो हाई नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, हाई अमाउंट के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है ऑल्टरनेटिव पेमेंट स्ट्रेटेजी। ऑल्टरनेटिव पेमेंट स्ट्रेटेजी में हम कस्टमर को बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन देते हैं कि आप पेमेंट इस तरह से भी कर सकते हो, इंटरनेट से भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपके डेबिट कार्ड में डेबिट हो सकता है, डायरेक्ट आपके डेबिट कार्ड से डेबिट हो सकता है। मतलब बहुत सारे सिस्टम हम कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हैं पेमेंट करने के लिए। और वैसे आज के टाइम में बहुत सारे सिस्टम अवेलेबल भी है। ऑटोमेटेड अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम विच ऑटोमेटिकली अपडेट all the accounting records affecting by transaction. System help in accounting collection and provide all information about customer. कस्टमर से रिलेटेड सारी डिटेल, मतलब आज के टाइम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो हमारे डेटर से रिलेटेड डेटा को एक साथ एक रिपोर्ट बनाकर हमें प्रोवाइड करा सकता है। ये इसी तरीके का कोई सिस्टम है, ऑटोमेटेड अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट सिस्टम। एजिंग शेड्यूल। एजिंग शेड्यूल होती है कि हम हमारे जो कस्टमर है, जैसे मान लो एक कंपनी के 100 कस्टमर है, 100 डेटर है, तो वो क्या करते हैं, सारे डेटर को एज वाइज क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे हमने हमारे डेटर को एज वाइज, एज का मतलब क्या, क्रेडिट पीरियड, एज का मतलब यहां पर क्रेडिट पीरियड से 1 से 30 दिन वाले कस्टमर, 31 से 60 दिन वाले कस्टमर, 61 से 90 डेज वाले कस्टमर और अबो 90 डेज वाले कस्टमर, हमने हमारे डेटर को मान लेते हैं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। 1 से 30 दिन मतलब जिनको सेल किए हुए 1 से 30 दिन के बीच में वे, हम इनके ऊपर हो सकता है कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। हमने इनको गुड सेल किया है और अभी तक उसको गुड सेल किया हुआ है 10, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन हुए। जो 31 से 60 डेज जिनको हो चुके हैं, हम इनको एक बार थोड़ा सा, जैसे हमने ये क्लासिफिकेशन किया डेटर का, इसको करने का फायदा किया। जैसे जो डेटर का टाइम पीरियड मान लो 90 दिन से ऊपर हो गया, तो हम इनको एक नोटिस दे सकते हैं कि आप फटाफट पेमेंट करो, अदरवाइज हम आपके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। 61 से 90 डेज को हमने थोड़ा सा एक बार याद दिला दिया कि आपको हमें पेमेंट करना है, पेमेंट बहुत टाइम हो चुका है, आप फटाफट से पेमेंट करो। 31 से 60 डेज हमने ऐसे नॉर्मल फ़ोन किया कि भाई आप हमारी सर्विसेज से हैप्पी हो या नहीं, पेमेंट करने का तरीका आपका क्या रहेगा। 1 से 30 वालों को अभी हमने कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया। मतलब एक बार हमें हमारी स्ट्रेटेजी पता चल जाती है कि किस कस्टमर के साथ में हमें कैसे बात करनी है, राइट। तो हम एजिंग शेड्यूल बनाते हैं। व्हेन रिसीवेबल आर एनालाइज अकॉर्डिंग टू देयर एज, द प्रोसेस इज नोन एज प्रिपेयरिंग द एजिंग शेड्यूल ऑफ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थियोरी के हिसाब से। Purpose is to control over the quality of individual account and take proper action for any abnormal data. ये जरूरी नहीं है कि 1 से 30, 31 से 60, 61 से 90 हम ऐसे ही क्लासिफिकेशन करें। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एजिंग शेड्यूल बना सकते हैं और फिर कैसे क्या एक्शन लेना है, इससे थोड़ा सा हमें एक्शन लेने में आसानी हो जाती है। एडवांटेज, लिक्विडिटी कंपेरिजन विद अदर फॉर्म, हेल्प इन प्रेडिक्शन ऑफ कलेक्शन पैटर्न, कलेक्शन प्रोग्राम। It include monitoring the state of receivable, intimation to customer on due date, threat legal action whenever required, legal action on overdue account etc. मतलब कलेक्शन प्रोग्राम में क्या क्या आता है। कलेक्शन प्रोग्राम में हम डेटर्स के ऊपर पूरी मॉनिटरिंग रखते हैं, कस्टमर को ड्यू डेट पर इंटीमेट करते हैं, अगर वो पेमेंट नहीं करता तो हम उसको डरा सकते हैं कि हम आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लेंगे अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो, और अगर बहुत ज़्यादा पेमेंट डिले हो गया, वो पेमेंट दे ही नहीं रहे, तो हम उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। ये सब कलेक्शन प्रोग्राम में इंक्लूड होता है।
कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, जो हम उधार खरीदते हैं उसकी कॉस्ट क्या, उसके फायदे क्या। सबसे पहले कॉस्ट क्या, जब हम उधार खरीदते हैं तो श्योर है प्राइस ज़्यादा लगती है। एक तो हम कैश में खरीदते हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है जनरली, तो जब हम उधार खरीदते हैं तो रेट ज़्यादा लगती है। लॉस ऑफ गुडविल इफ नॉट पेड टाइमली, ये तो कोई भी समझ सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग कॉस्ट, क्रेडिटर के अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। कंडीशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की जब कोई उधार बेचता है तो बहुत सारी साथ में कंडीशन डालता है, क्या हम आपको उधार दे रहे हैं ये कंडीशन होगी, बट कैश खरीदते हैं तो कोई कंडीशन नहीं होती। बेनिफिट क्या, इंटरेस्ट फ्री लोन, आपने किसी से 10 लाख रुपए का उधार खरीदा, मटेरियल उधार खरीदा और आपको 1 महीने बाद पेमेंट करना है, तो एक तरीके से 10 लाख रुपए का आपको लोन मिल गया विदाउट इंटरेस्ट। बेनिफिट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और इनकन्वीनियंस एटसेट्रा, मतलब इनकन्वीनियंस ये तो कोई पॉइंट बैठता नहीं है, तो बेनिफिट में आप दो ही लिख सकते हो, इंटरेस्ट फ्री लोन और बेनिफिट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ये लास्ट थियोरी का पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के सोर्स, एक तो होता है स्पॉन्टेनियस सोर्स जो हाथों हाथ मिल जाता है आपको, द सोर्स विच नेचुरली अराइज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ट्रेड क्रेडिट, क्रेडिट फ्रॉम एम्प्लॉइज, बिल्स पेबल, एक्रूड, मतलब इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, आप करंट लाइबिलिटी देख लो, करंट लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में होता है जिसमें ट्रेड क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, ये सब क्या है स्पॉन्टेनियस सोर्स जो बिजनेस ऑपरेशन से अराइज होते हैं। एक होता है नेगोशिएटेड सोर्स जिसमें हमें नेगोशिएशन करना पड़ता है, जैसे बैंक से लोन लिया, ये क्या है नेगोशिएटेड सोर्स। These sources which have to be specifically negotiated with lender, for example interest, inter-corporate loan, commercial paper, fund generated from operation, public deposit, bill discounting, factoring, commercial bank, ये सब क्या है negotiated source है। तो दो तरह के सोर्स है, spontaneous source जो बिजनेस ऑपरेशन से नेचुरली अराइज हो जाते हैं, करंट लाइबिलिटी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, करंट लाइबिलिटी में भी ट्रेड क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, इन सबको हम स्पॉन्टेनियस सोर्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेगोशिएटेड सोर्स में जिसमें हमें नेगोशिएशन करना पड़ता है, जैसे इंटरेस्ट की रेट के लिए इस, अच्छा नेगोशिएटेड सोर्स वो होते हैं जनरली जिस पर इंटरेस्ट लगता है, और स्पॉन्टेनियस सोर्स वो होते हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, जनरली इंटरेस्ट नहीं होता, राइट। तो सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। इसके आगे तो इसमें इसके जो कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है उसके लिए दे रखा है, ठीक है। तो बहुत बड़ी थियोरी है, आप इसके थियोरी के पॉइंट को ध्यान से समझना क्योंकि जनरली इसकी थियोरी में से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके, बाय बाय।